हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित शिक्षण के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, गणित शिक्षण का जो प्रश्न पत्र होता है उसका पूर्णांक 25 नंबर का होता है, जिसमें से पासिंग मार्क जो होता है, आपको पास होने के लिए कम से कम 12 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं वो कितने नंबर के पूछे जाते हैं आपके पेपर में? 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में कम से कम 30 से 35 प्रश्न रखेंगे, फिर अगले पार्ट में 30 से 35, यानी टोटल मिला के आपके 80 प्रश्न के लगभग होगा, जिसमें से आपके 5 नंबर जो होंगे, यानी 80 प्रश्नों से कहीं ना कहीं कवर मिलेंगे। इससे आगे आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका दिया गया है बहुविकल्पी, जो आपका पहला प्रश्न है, अभाज्य संख्या है। तो आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हों तथा और 1 से विभाजित हों, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जो संख्या 1 से विभाजित हो तथा स्वयं से विभाजित हो। तो 8 को चेक कर लीजिए, क्या 8 स्वयं से विभाजित है? 8 तो स्वयं से विभाजित हो रहा है, 8 से 8 कट जाएगा, 1 से भी 8 कट जाएगा, लेकिन 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी कहीं ना कहीं ये और भी संख्याओं से कट जा रहा है। तो यानी कि 8 आपका नहीं होगा। चेक कर लीजिए अगला 2 को देखिए, 2 को हमने 2 से काटा, यानी 2 क्रम 2 को 1 से काटा, 1 से कट गया। अब 2 और किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कहीं ना कहीं ये हमको जो इसका रूल्स होता है अभाज्य संख्या का, उसको वेरीफाई कर रहा है। 6 को अगर हम चेक करते हैं तो 6 हमारा कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो हमारा 9 भी कट जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, ये इसका नियम होता है। प्रश्न नंबर सेकंड पूछ रहा है 40 का कोटि पूरक मान बताइए। तो 40 का कोटि पूरक मान क्या होता है? पहली बात, कोटि पूरक किसे कहते हैं? यानी जो 90 डिग्री को बनाए, जो दो एंगल मिलके कम से कम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोटि पूरक मान। तो 40 को 40 में और कितना जोड़ दें कि वो 90 हो जाए? तो अगर 40 में 50 डिग्री और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50 डिग्री। 40 में 50 जोड़ देंगे तो हमारा 90 डिग्री को हम बोलते हैं कोटि पूरक कोण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 60 डिग्री का संपूरक होता है। 60 डिग्री का संपूरक में क्या होता है? 2 90 के होते हैं, यानी टोटल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री को। 180 डिग्री को हम बोलते हैं संपूरक कोण। अब हमारा 60 दिया है, 60 में कितना और जोड़ दे कि हमारा 180 हो जाए? 60 में अगर हम कितना और जोड़ दे कि 180 हो जाए? तो आप जोड़ के देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें से। 50 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे 60 में तो फिर कम ही रहेगा, और अगर हम 130 जोड़ देंगे तो 60 में 130 जोड़ देंगे तब भी उतना नहीं होगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अगर हम डी जोड़ते हैं, यानी 60 में अगर डी ऑप्शन जोड़ते हैं 120, तो देखिए 180 आ रहा है नहीं, यानी कि 180 आ रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका जो संपूरक कोण होता है कितना होता है? 180 डिग्री का। तो 180 यानी कि 60 में 120 जोड़े तो कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है समुच्चय से। समुच्चय हमको दिया है, एक समुच्चय ए दिया है और एक समुच्चय बी दिया है, ठीक है। और हमेशा हमें इसको ध्यान में रखना होता है, जो समुच्चय होते हैं उसको हम मझले ब्रैकेट में रखते हैं, मीडियम जो ब्रैकेट हमारा होता है उसके अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 समुच्चय दिए हैं, ए में 4, 5, 6, जबकि बी में दिया है 2, 3। तो हमसे पूछा है ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी। तो ये यूनियन जब बी पूछता है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जितने भी समुच्चय होते हैं सबको एक साथ लिखना होता है, बस रिपीट नहीं हो, संख्या को रिपीट नहीं करना होता है। तो जितने भी ए में कितने समुच्चय हैं? 3 समुच्चय हैं, जबकि बी में 2 समुच्चय हैं, तो इनको कहीं ना कहीं मिलाकर एक ही समुच्चय में लिख दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ए यूनियन बी अगर लिखेंगे तो ये लिखाएंगे, एक मझला ब्रैकेट बनाएंगे, एक भी इधर बनाएंगे मझला ब्रैकेट। अब छोटी संख्या से, यानी कि हमें बढ़ते हुए क्रम में लेना है कि कौन सा बढ़ता हुआ क्रम होता है? आरोही क्रम। तो यानी आरोही क्रम में लिखिए, तो सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5
और 6। इस प्रकार हमारा ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6। अगर कोई संख्या रिपीट हो जाती है मान लें तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी 2 रहा था, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण दिए हैं क्रमशः 65 डिग्री, 45 डिग्री और 70 डिग्री, तो वह त्रिभुज कैसा होगा। एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें 3 कोण दिए गए हैं और आपको बताना ये है कि वो त्रिभुज कैसा होगा। तो अभी हम सभी जानते हैं जो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण बोलते हैं। जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उससे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। और जो 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं समकोण। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। तब जो इस प्रकार से कोई जो कोण बनेगा, मान लीजिए 65 का बन गया, ये आपका 45 का बन गया और मान लीजिए 70 का बन गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार से न्यून कोणीय कहलाता है। ये त्रिभुज जो होगा कैसा होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सभी का जो एंगल दिया है 90 डिग्री से कम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको दशमलव का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है जो बट्टे में होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में, साथ ही साथ आपके सीटेट जितने भी आप एग्ज़ाम यानी कि वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न आपको पूछा जाता है, मान लीजिए 1/2 कामा 2/1.5 कामा 2/0.6 और 4/0.9, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव को हटाइए। जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो ये भी एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब हमारा किस प्रकार बन गया, ऊपर संख्या में 10 बन गया, नीचे 12, ऊपर 20, नीचे 15, ऊपर 2, ऊपर 20, नीचे 6 और ऊपर 40 और नीचे कितना बचा 9। तो हमें पूछा गया है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो अगर लघुत्तम समापवर्त की बात करता है तो जो ऊपर वाला अंश में जो रहता है भाग, जो संख्या अंश में रहती है यानी कि नॉमिनेटर में जो संख्या रहती है उसका हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ही निकालते हैं। पर नीचे वाली जो संख्या होती है उस संख्या को, जो जितनी भी बटे वाली संख्याएँ होंगी उन सब संख्याओं को क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि मासा पर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालना होता है हमको। तो अगर हम 10, 20, 40 और 10, 20, 20 और 40 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। करके देख लेते हैं, करके एक बार देख लेते हैं कितना आता है, 10, 20, 20, 40। इनका लघुत्तम समापवर्तक सभी निकाल सकते हैं। काट लीजिए आप, 2 से मान लीजिए काट लीजिए, 2 × 5 = 10, 2 दाम 20, ये भी 10 से आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 के नाम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौको 20। अब 4 से 2 से काट दीजिए, मान लीजिए 2 से करनम 2, 2 करनम 2, 2 करनम 2 दूना 4, अब बचा 2, यानी 2 × 2 × 5 × 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, इसको जोड़ के मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 × 2 ये है 3 बार और × 5, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, यानी कि जो उसका एलसीएम आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ऊपर वाला आ गया 40। अब नीचे वाले को हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हमने बताया क्या एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम समापवर्त, और नीचे वाले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे यानी कि महत्तम समापवर्त निकालेंगे। अब नीचे हमारा क्या बचा, दशमलव हमने हटा दिया था, तो नीचे बचा था 12, 15, 6 और 9। ठीक है। अब देखिए अगर इसका हमें एलसीएम गुणनखंड बेस से निकालना है तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, नहीं तो भाग से भी निकाल सकते हैं। यानी कि 12 आया था, 15 था, 6 था और 9। ऐसी संख्या लीजिए जिससे तीनों संख्याएं एक साथ कट जाएं। 2 से अगर हम 2 संख्या लेते हैं, 2 से काटने की कोशिश करते हैं तो 2 से 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, 6 भी कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। तो हम अगली संख्या 3 लेते हैं। 3 से देखिए तीनों संख्या कट जाती हैं, तो 3 चौको 12, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 और 3 × 9। अब फिर आगे चेक कर लीजिए क्या आगे और कटता है। आगे देखिए अगर मैं 2 से काटूँ, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी संख्याएं हैं एक साथ कटनी चाहिए हमेशा। जब एलसीएम क्या नाम है,
HCF निकालते हैं, जब हम HCF निकालते हैं तो ये ध्यान में रखना होता है, जिस संख्या से काटते हैं तो वो संख्या सबको, जितनी भी संख्याएं होती हैं इसको सभी को काटना चाहिए एक ही बार में। तो अगर मान लीजिए फिर से हम यहाँ पे काटते हैं 2 से, तो 2 से कटेगा, 4 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। फिर अगर हम 4 से काटते हैं तो ये संख्या आगे नहीं कटेगी। तो हमारा जो यही पहली बार जो कटा था वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ऊपर वाला हमारा LCM कितना आया था, 40 आया था, और नीचे वाला जो HCF आया था 3 आया। तो 40 बटे, अब तो इसको अगर हम काटना चाहे तो कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 40/3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है जो 40/3 है। पहला ऑप्शन है 20/3, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 1/40, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 40/3, शायद ये हो सकता है, अगला भी चेक कर सकते हैं। तो 40/5, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सीधा कुछ नहीं करना है, दशमलव से हटाइए, दशमलव हटाने के बाद ऊपर वाली संख्या का LCM ले लीजिए, नीचे वाली संख्या का HCF ले लीजिए। अगर काटता है तो काट दीजिए, नहीं काटता है तो नहीं काट दीजिए, बस इतना ही करना होता है। बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 पूछाया गया है 26, 52, 78, 117 का गुणन है, यानी कि कौन सी संख्या है जिससे इन सभी संख्याओं में भाग जा सकता है। अगर मैं 13 से गुणा करता हूँ, क्या 13 में ये संख्या आती हैं, तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, क्या 13 दूनी 26, 13 चौके 52। तो अगर 13 का पहाड़ा पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे 13 पहाड़ा पूरा पढ़ेंगे तो सब संख्याएं इसमें आएंगी। अगर 17 का पहाड़ा पढ़े हैं तो क्या इसमें आ रही है, 17 दूनी 34 हो जा रहा है, यानी कि मैच ही नहीं कर रहा है। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी नहीं आएगा, 20 के पढ़ेंगे तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि 13 जो है इन सभी संख्याओं का गुणन होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है 68, 102, 51, 153 का गुणज है। तो किस संख्या से ये सब संख्याएं कट सकती हैं या किस संख्याओं से भाग जाएगा। तो अगर हम 17 से इसमें भाग करते हैं तो कट जाएगा, 102 भी कट जाएगा, 17 × 51 ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 23 से चेक करेंगे तो 23 दूना 46 होता है, फिर तिगुना करेंगे तो यानी 68 नहीं कटेगा, सवाल ही नहीं उठता। 13 से अगर हम भाग देते हैं तो 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। 27 भी काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, संख्याएँ 0, 1, 3, 4 कहलाती हैं। तो आप सभी जानते हैं जब प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, जो नेचुरल नंबर होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 संख्या भी ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो होल नंबर से होता है, यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो इसी संख्या में पूछा गया है 0 से स्टार्ट हो गई है, कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है जो भाज्य मतलब कि कट सकती है। 7 किसी संख्या से नहीं कट सकती है, तो 7 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 5 एक अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। 13 एक अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। जबकि 6 जो है, 6 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं, यानी कि जो भाज्य संख्या है कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11, इसको हमको सॉल्व करके इसका मान बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा कर सकता है इसको। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बॉडमोस रूल आपको पता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद जो डिवीजन करते हैं, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम गुणा करेंगे। अब मान लीजिए गुणा करना है तो अगर कटने वाला है तो यहीं पे काट दीजिए, 2 से हमने काट दिया, 2 दूना 4, यहाँ बचा 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बचा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, ये 5/8 यहाँ पे था प्लस का, यहाँ पे 1/2 गुणे 1/2, ये गुणा कर लीजिए आपस में दोनों को। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। अब एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा। जब दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, 5/8 प्लस 1/4 ये आया था ना, दोनों का एलसीएम 8 आ गया। तो एक अब एलसीएम लेना तो आपको आता है, 8 × 8 यानी कि 1 आएगा, ऊपर बचे 5, 4 दूना 8, ऊपर बचेगा कितना, 2। तो 5, 2, 7 कितना हो जाएगा, ऊपर का जोड़ने के बाद 7 और नीचे का 8। तो 7/8 किस ऑप्शन में है, 7/8 किस ऑप्शन है, पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 36, 48, 60 का लसापा होगा। अब आप लसापा निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालना है? 36, 48, 60 काट दीजिए इसको। चलिए डायरेक्ट 12 से ही काट देते हैं, क्योंकि लसापा गुणा ही करना होता है। 12 36, 12 चौक को 48, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। अब 3 से काट दीजिए इसको। 3 एकम 3, 4 उतार लीजिए, नहीं कटेगा। अब कितना बचा आपका? 4 बचा। 4 से काट लीजिए, फिर 5 बचेगा। तो यानी कि आपको 12 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चौक को 20 कर लीजिए। 12 3 36, 36 गुणे 20 ये करना है। अब 36 दूना 72 होता है, 72 यानी 720। तो ऑप्शन नंबर 720 किस में आ रहा है? किस संख्या में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 720 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमें महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो इसको हम 2 तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड से निकाल लीजिए, या तो भाग विधि से कर सकते हैं। तो चलिए भाग विधि से सीख लेते हैं। गुणनखंड तो हमने ऊपर सीख लिया एक प्रश्न, अब हम भाग विधि से भी सीख लेते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले 24 को डिवाइड करते हैं 36 से, तो एक बार जाएगा। यहाँ पे उतार लीजिए 24 का 24। यहाँ कितना बचा? 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा, 6 में से 4 घटाइए 2, और यहाँ पे कितना बचेगा? 13 में से 2 घटाएंगे तो 1। अब 12 को 24 से काट दीजिए। ये जो 24 है यहाँ पे लिख दीजिए बीच में। तो 12 दूने 24, यानी कि ये पूरा कट गया। अब जिस संख्या से 12 काटे थे और जो लास्ट में 12 बच गया है, कितना है? तो 12 और 12 के नाम 12, ये पूरा कट गया। तो जो हमारी संख्या यहाँ पे जो आती है उसको हम क्या कहते हैं? HCF, यानी कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 12 इसका जो HCF आएगा। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, 2 संख्याओं का लासापा हमको दिया है तथा मासापा कितना है? 900 और 15। यदि इसमें से एक संख्या हमको 225 दी है तो दूसरी संख्या में ज्ञात करना है। हम जानते हैं LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला हमारा होता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमको क्या दिया है? हमको दिया है यहाँ पे लासापा और मासापा दिया है। कितना कितना दिया है? तो लासापा हमने लिख दिया 900 गुणे 15, लासापा गुणे मासापा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या का मान दिया 225 और हमें दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए हमने दूसरी संख्या हमारा x है, तो हमें x ज्ञात करना है। अब हमको x ज्ञात करना है तो इस संख्या को हम नीचे भेजेंगे, तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 900 गुणे 15 बटे 225। काट दीजिए 225 को। अब 5 से काट लीजिए, जिससे भी कटे काट दीजिए इसको। चलिए 5 से काट देते हैं। 5 3 15 और यहाँ 5 चौक को 20 और 5 बचे 25, यही बचेगा ना। और फिर काट दीजिए, कटेगा 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 15 नीचे बचा। तो 15 बचा यहाँ। 15 से ये ऊपर वाला देखो कटता है 90 नहीं, तो 15 से काटिए। 15 चौको 60, 15 छक्का 90, यानी 6 बच जाएगा और 1 0 बचेगा, यानी 60 आ रहा है। जो काटने पिटने का इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 60। तो देखिए किसी में मैच कर रहा है 60, पहले हम देखे नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो दूसरी संख्या हमारी आई थी, x की वैल्यू आई थी, कितना आई थी? 60 आई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती है उसको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे कि ऑप्शन नंबर, हाँ, प्रश्न नंबर 15। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन दिया है पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा ऑप्शन है सम संख्याएं, तीसरा ऑप्शन है विषम संख्याएं और चौथा ऑप्शन है आभाज्य संख्याएं। तो आप सभी जानते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 डैश यानी कि इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलती हैं।
इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें तो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। और 2 से जो भाज्य हों उनको हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे कि 2 से जो संख्याएं कट जाती हैं, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार की जो संख्याएं कट जाती हैं उनको हम बोलते हैं सम संख्या है। तो सम संख्या समझ गए। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। 2 से एक संख्या कौन सी नहीं कटेगी, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और 7, 9 ऐसे सब जो संख्याएं हैं जो 2 से ना कटे उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्या है। अभाज्य संख्याएं किससे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या बोलते हैं जो संख्या 1 से कटे, जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा, यानी आपका प्रश्न ये है ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं हो उन्हें कहते हैं। तो आपने देखा कि जो विषम संख्याएं होती हैं 2 से भाज्य नहीं है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है 2, 4, 6, 8 डैश आदि संख्याएं हैं। तभी अभी आपने देखा सम संख्याएं किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाएं तो उन्हें हम बोलते हैं सम संख्याएं। जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कितने कहते हैं, जो संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित हो उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्या उन्हें बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक जाती है, उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 से विभाजित संख्या हो जाएंगी, 2, 4 ये सब 2 से कट जाने वाली संख्या है। तो इसलिए क्या कौन सी संख्या होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है 4√3। 4√3 क्या है, तो हम जानते हैं सभी पूर्णांक संख्या। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। आपने देख ही लिया ऊपर, जो 0 से स्टार्ट हो उनको हम पूर्णांक संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें 0 और 0 से आगे +1, 2, 3 यानी इनफाइनाइट तक चले और 0 से -1, -2, -3 इस प्रकार की इनफाइनाइट तक चले, उनको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे होती हैं, जबकि कंडीशन ये होना चाहिए कि Q0 = 0, यानी जो नीचे Q होता है, जो हर होता है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है कि 4√3 है, तो 4√3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है परिमेय संख्या P/Q में व्यक्त करते हैं। P/Q में व्यक्त करते हैं जो परिमेय संख्या होती है। पहला ऑप्शन है असत्य है, दूसरा ऑप्शन है सत्य है, तीसरा ऑप्शन है भ्रामक है, जबकि चौथा ऑप्शन है संदेशात्मक है। तो हम अगर P/Q और एक कंडीशन दिया होता Q = not 0 तो हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है, तो हम ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट मार सकते थे। पर यहाँ पे Q वाला कंडीशन नहीं दिया है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये भ्रामक है। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, पूरे सही तरीके से नहीं बताया गया है, पूरा आधा कंडीशन दिया गया है, आधा कंडीशन नहीं दिया, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो संख्या है एक भ्रामक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है मूल्यांकन में किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। जब मूल्यांकन होता है तो उसमें किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है परिमाणात्मक होता है, जबकि दूसरा ऑप्शन है गुणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, जबकि ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों ही संबंधित सूचना में प्राप्त होती है, जैसे कि परिमाणात्मक है और गुणात्मक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस
बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तौला जा सकता है। यहाँ पे कंडीशन ये देखिए दिया है कि जो हमारा बाट यूज़ करना है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और एक ही बाट हमको यूज़ करना है, तो कैसे हम उसको यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। तो अगर बड़े से बड़े की बात कर रहा है तो हम इसको भी चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले बड़े को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम 10 से पर एक ही बाट हमको यूज़ करना है, 10 ही किलो वाले से हमको 25 किलो वाला शक्कर तोलना है और 30 किलो वाला गुड़ भी उसी से तोलना है। तो हम 10 किलो से अगर हम गुड़ तोलेंगे तो हमारा ये मान लीजिए 10 किलो वाला गुड़ तोला जाएगा, पर 25 किलो वाला नहीं गुड़ तोलाएगा। तब उससे नीचे हम आते हैं, क्योंकि बड़े की बात किया गया तो 5 वाला चेक करते हैं। 5 से अगर हम चेक करते हैं तो 5 किलो से हम 25 किलो भी माप सकते हैं और 5 किलो वाले बाट से हम 30 किलो भी माप सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है 4 1200 का कितना प्रतिशत है। यानी कि हमको प्रतिशत निकालना है। मान लीजिए आपको ये 1200 क्या है, एक पूर्णांक है और उसमें से आपने कितना नंबर पाया है 40, और उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 40/12। अब 40/12 को काट दीजिए, 6 दूना 3 से काट लीजिए, किससे का 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12 और 2 दाम में 2 दूना 4 2 शून्य शून्य, यानी कि 20/6। और 20/6 को फिर से 2 से काट दीजिए, तो 2 दाम में 20 तो 2 3 6, यानी क्या बचा 10/3, यानी सही बटे में है तो उसको भाग कर दीजिए 10 को, तो 3 त्रिका 9, यहाँ पे एक बचा, यहाँ से लिख दीजिए 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ये सही बटा में आ जाएगा। तो यानी 3 सही 1/6 आप कौन सा ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर दिया है सी। सेम क्वेश्चन 22 नंबर का भी है। 700 का 35 है, प्रतिशत में निकालना है। मान लीजिए 700 पूर्णांक था आपका, 700 में से आपने 35 नंबर पाया, उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से काट दीजिए 35 को, कितना बचेगा 5, और जो प्रतिशत तो टोटल कितना आ गया 5%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे 500 का 20% वही होगा जितना कि इसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें पता करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करें 500 का 20% निकालिए। यानी कम निकालने का तरीका है का के स्थान पे गुणे का निशान लगाइए, जो ये का है उसके स्थान पे गुणे का निशान लगाइए, 20 को ऐसे लिखिए, और प्रतिशत जब हम हटाते हैं तो क्या करते हैं उसके स्थान पे 100 लिख सकते हैं। यानी जो प्रतिशत हटाएंगे उसके स्थान पे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। हमने क्या किया 500 गुणे 20/100, क्यों 100 लिखा क्योंकि प्रतिशत हटाया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, मान लीजिए बचा 50 गुणे 2, यानी कि 50 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी इसका पूरा वैल्यू कितना आया 100 आया। ठीक है, अब कौन से इसमें से 4 ऑप्शन में से हमको सॉल्व करके देखना है कि कौन 100 के बराबर आ रहा है। तो आइए देखते हैं। अगर हम पहले को चेक करते हैं तो 700 डायरेक्ट कर देते हैं, का के स्थान पे गुणे का, 30/100 काट दीजिए, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, यहाँ बचा 7 गुणे 3 7 3 21, यानी 210, यानी 100 के बराबर नहीं है, यानी पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं 800 गुणे 12, इसको 12 से ही 1/2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि बाद में 24 से 25/2 ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25/2, और जब प्रतिशत को हटाएंगे हम वहाँ पे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। 100 जब लिखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा ऊपर 25 और नीचे 2 और यहाँ पे 8, तो 2 से काट दीजिए, 2 के नम 2 तो चौको 8, यानी 4 बचा यहाँ पे। 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा 25 गुणे 4 हो जाएगा 100, 25 चौको कितना होता है 100 होता है, यानी कि आपका इसका भी वैल्यू 100 आ रहा है और इसका भी वैल्यू 100 आया था। इस प्रकार हमने देखा दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका हम चेक करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, इसका भी चेक करोगे तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 प्रश्न में पूछा गया है कि 5 कितना लिखा है 5897 में 8 का स्थानीय मान बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है स्थानीय मान निकालना। 5897 जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिख लीजिए।
8 की बात कर रहा तो 8 लिख लीजिए। 8 के आगे जितने भी संख्या हैं उतने शून्य बढ़ा दीजिए। 8 के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, यानी 2 शून्य बढ़ जाएगा। तो 8 के बाद 2 संख्या है, यानी 800 किसके बराबर आया? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, इस लास्ट प्रश्न में बात करते हैं 25। इसमें दिया 25 नंबर क्वेश्चन में 7378 में 3 का जाती मान। तो जाती मान जब भी आपसे बोले तो जो मान होता है वही मान होता है जाती मान, यानी कि 7378 में अगर जाती मान 3 का पूछ रहा है तो यही 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।